हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है क्लास 10 का अर्थशास्त्र चैप्टर 1 विकास का भाग 2, जिसमें हम चैप्टर का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का आप पिछली वीडियो में देख सकें, जिसमें हमने विकास के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में, आय के बारे में, राष्ट्रीय विकास की विशेषताएँ, राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना, इनके बारे में चर्चा की है। चलिए आज हम शुरू करते हैं पार्ट 2, सार्वजनिक सुविधाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश के लिए आय बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारा कार्य आय से नहीं होता। आय के साथ साथ हम लोगों को विकास करने के लिए कुछ भौतिक वस्तुएं और कुछ सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि आय संपूर्ण रूप से किसी भी देश के विकास के लिए पर्याप्त सूचक नहीं है। वास्तव में जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा और सरल तरीका है कि और इन वस्तुओं को हम सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाए। जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं, जो सामाजिक प्रयोग में होने वाली चीज़ें हैं, यदि हम उनका सामूहिक रूप से प्रयोग करें तो वे हमारे सस्ते भी हो सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, किसी मोहल्ले के लिए सामूहिक सुरक्षा रखना अधिक सस्ता हो जाता है, या प्रत्येक घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड। तो सभी का आपका आंसर होगा कि सर, जो यदि हम पूरे मोहल्ले के लिए एक गार्ड रखते हैं तो वो हमें ज़्यादा सस्ता हो जाएगा बनिस्पत किसके, यदि हम अपने घर में अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में जो विद्यालय, हमारे गांव में जो विद्यालय है, उस विद्यालय में हम सब पढ़ने के लिए जाते हैं, वो पढ़ना हमारे लिए आसान होता है, ना कि हम अपने घर में एक एक बच्चे को घर के अंदर पढ़ाना। जब हम स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल के जो स्कूल खोले हुए, वो स्कूल सरकार के खोले हुए हैं, और लोगों का ये मानना है कि सरकार को और भी अधिक स्कूल खोलने चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाती है, क्योंकि समाज और सरकार के द्वारा इनके लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार इस समय एजुकेशन में काफ़ी जोर दे रखा है, और हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम होती है। अर्थात शिक्षित होने से हम लोग क्या करते हैं, जीवन की साफ सफाई रखते हैं, या वहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो वहाँ की शिशु मृत्यु दर कम होती है। जैसा पिछली वीडियो में आपने देखा है केरल राज्य में, जैसे केरल में क्या शिशु मृत्यु दर केवल 12% है। और कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी भली भांति कार्य कर रही है, और इस राज्य में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशनिंग। दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की वस्तुएं, जो हमें डेली यूज की वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं, खासकर खाद्य पदार्थ को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा, हम सभी के बीपीएल कार्ड या एपीएल कार्ड बने हुए हैं, और हम सब गांव में राशन की दुकान से राशन वगैरह लेने जाते हैं। तो उस राशन से क्या होता है, गरीब लोगों को वह राशन कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है, और सरकार द्वारा आम लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। इस सेवा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी राशन सरकार के द्वारा बांटा जाता है, जो राशन सरकार द्वारा दिया जाता है, जैसे पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार ने मुफ्त में राशन बांटा है, कोई पैसा भी किसी से नहीं लिया है, तो ये सब क्या है, ये सरकार की राशनिंग होती है, और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। और सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य और मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना क्या कहलाता है, राशनिंग कराना। हम कहते हैं राशन की दुकान पर जाए तो उसे राशनिंग कहते हैं। और भारत में राशनिंग के मुख्य अंग है सॉफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार या सहकारी उपभोक्ता भंडार। हम लोग ज़्यादातर जो राशन लेते हैं वो सहकारी उपभोक्ता भंडार से लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, इस बारे में हम बातें करेंगे। तो जैसे तमिलनाडु के कुछ राज्यों में गरीब क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पे लोगों को खाद्यान्न की एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सिस्टम कार्यरत है, लेकिन झारखंड में ऐसी प्रणाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे, क्योंकि वहाँ उनको राशन उपलब्ध हो रहा है। अब जैसे तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में 75% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, और जबकि झारखंड में केवल 8% लोग ही करते हैं। तो इससे जो तमिलनाडु के लोगों का स्वास्थ्य होगा वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है, सरकार ने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काउंटर खोले हुए हैं उनके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर, यानी कि कंट्रोल मूल्य पर, कम से कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध हो जाना।
आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी? चावल, गेहूँ, चीनी आदि उपलब्ध हो जाना। दूसरा होता है साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना। जो महंगाई की मार होती है उससे साधारण व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं होती कि वो अच्छी चीज़ें खरीद सके, इसलिए उसको कम कीमत पर इन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है। या पूरे देश में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य, सामाजिक कल्याण क्या है कि लोगों की भलाई हो, यानी कि कोई भी लोग खाली ना रहे। या बाढ़, सूखा जैसे आकस्मिकताओं में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि खाद्य सबको भोजन उपलब्ध कराना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, लाभ बताइए, हानि बताइए। तो लाभ की बात करते हैं। गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, सबसे पहला लाभ तो यही है। और दूसरा होता है आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। जब वो कोई चीज़ राशन के द्वारा मिलती है तो बाहर मार्केट में भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। या जमाखोरी, कालाबाजारी और समाज विरोध पर अनार्थिक कार्य पर नियंत्रण हो पाता है। जो लोग जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा अंकुश लगाया जाता है। या कहेंगे हम खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण किया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो खाद्यान्न का, खाद्य वस्तु का या अन्य वस्तुओं का भी बिल्कुल जितनी आवश्यकता के अनुरूप उनका वितरण किया जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है इससे समाजवादी या लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना भी होती है। इससे क्या होता है? समाजवादी और लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना होती है। अब पढ़ेंगे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियाँ। कमियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले क्या होता है? भ्रष्टाचार होती है कि लोगों में भ्रष्टाचार फैल जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या, इसका टेंडर पास होता है, किसी को कोटा देता है तो लोग पैसे भर दे करके कोटा ले लेते हैं, उसके बाद में वो उस राशन को बाहर बेचते हैं, तो ये क्या हो गया? ये भ्रष्टाचार हो गया। दूसरा आता है इसी प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के लिए जो आवंटित राशि होती है उसकी कालाबाजारी होती है। जितना राशन गरीबों को बांटना चाहिए उतना राशन नहीं बांटते हैं, सरकार से ज़्यादा ले लेते हैं, या सरकार से ने जो मूल्य निर्धारित किया हुआ उस मूल्य से ज़्यादा पैसा लोगों से वसूल किया जाता है। अगला ऑप्शन होता है, अगली कमियां होती है लाल फीताशाही, यानी कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही भी काम कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। आधा राशन तो केवल फाइलों में दबकर सड़ जाता है, तय समय पर वो राशन की दुकान पर आ भी नहीं पाता, गोदामों में सड़ जाता है। तो ये लाल फीताशाही की कमी है। सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है अकुशल प्रबंधन। जो प्रबंधन ठीक नहीं है। प्रबंधन की वजह से ही जो प्रबंधन की अकुशलता है, इसे सार्वजनिक प्रणाली जूझती रहती है। और इस कारण से सरकार की खरीद से लेकर के और वितरण तक सरकार को भारी राजस्व चुकाना पड़ता है, इससे राजस्व की हानि होती है। अगली कमी है राजकोषीय घाटे की पोषक। राजकोषीय घाटे के पोषक का मतलब हो गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचा जाने वाला तेल वगैरह जो होता है वो सब्सिडी वाला होता है। हालांकि अभी तेल देना बंद कर दिया इन्होंने, अभी राशन में कोई तेल नहीं मिलता, अभी केवल चीनी, दाल, गेहूँ, चना, यही आइटम आपको मिलता है। लेकिन फिर भी जो आइटम आता है उससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि तो होती है, राजकोषीय में घाटा तो होता ही है। और फिर अगली कमी आ गई उचित नियंत्रण का अभाव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी भी पुराने कामकाज के तरीकों को दोहराई है, जिसके कारण उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, राशन की कालाबाजारी होती रहती है। या संचार प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का अभाव, संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग का जो अभाव है ये भी इससे वितरण ये अंतर करता है, यानी कि जिस लोगों को आवश्यकता है मूल रूप से उनको नहीं मिल पाती, जिसको आवश्यकता नहीं है उनको मिल पाती है। अगली हेडिंग है हमारी, अगला टॉपिक है शरीर द्रव्यमान सूचक, यानी कि शरीर द्रव्यमान हम जो शरीर की मापन बताएगा। पोषण, जब हम राशन लेते हैं, राशन खाते हैं, पोषण मिलता है, तो पोषण भी क्या है? विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि सब स्वस्थ हैं तो सबका पोषण अच्छा होगा। यदि शरीर पौष्टिक है, शरीर में पोषण तत्व मिल रहे हैं, तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई वयस्क जो व्यक्ति कुपोषित है या नहीं है, इसको निर्धारित करने के लिए एक सूचकांक है जिसका नाम दिया है शरीर द्रव्यमान सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात BMI क्या है? तो BMI है बॉडी मास इंडेक्स। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे करते हैं? एक व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई से डिवाइड कर देते हैं। एक व्यक्ति के वजन को उस व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? BMI आ जाता है। जैसे और इसके तरीका भी है फाइंड आउट करने का। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का जो द्रव्यमान है वो 18.5 से नीचे है तो उसे अंडर नरिश अर्थात अल्प पोषित कहा जाता है, और 25 से अधिक है तो उसे ओवरवेट कहा जाता है। अर्थात 18.5 से और 25 के बीच में हमारा रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, 1.65 मीटर लंबे व्यक्ति का वजन 50.5 किलोग्राम से कम है तो व्यक्ति को अल्प पोषित माना जाएगा, और यदि उसका वजन 68 से ज़्यादा है तो वो अतिभारित माना जाएगा, जबकि ये मानक बच्चों के लिए लागू नहीं होता है।
मानव विकास रिपोर्ट या विकास को नापने का सर्वोत्तम तरीका। अब उपयुक्त उदाहरणों से हम देख चुके हैं कि उपयुक्त उदाहरण में कोई सा भी सिंगल तरीका ऐसा नहीं जिससे हम विकास को तरीके से फॉलो कर सके। तो विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट मापने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। और यह रिपोर्ट 3 मानदंडों के आधार पर की जाती है। कितने आधार पर? 3 मानदंडों के आधार पर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जीवित मानक अर्थात प्रति व्यक्ति आय, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति अर्थात जीवन प्रत्याशा, और तीसरा लोगों का शैक्षिक स्तर अर्थात साक्षरता दर और नामांकन अनुपात। यदि बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट की तो 2014 में भारत का स्थान था 135वां, और जबकि 2004 में था ये 126वां। और दक्षिण एशिया देश में श्रीलंका जो है वो भारत से आगे। पूछा जाता है श्रीलंका रैंकिंग में भारत से आगे है पीछे है, तो वह भारत से आगे है, लगभग 76 स्थान पर है श्रीलंका। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार मानव विकास को नापने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी स्तर या असमानता और पर्यावरण महलों को समझने का एक प्रयास होता है। क्या एसडीआई? मानव विकास को नापने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, असमानता या पर्यावरण पहलू को समझने का एक प्रयास है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का विश्व में 130वां स्थान है। अब हम एक तालिका देखते हैं। इस तालिका में हमें पता लगेगा 2018 के अनुसार भारत की कंडीशन क्या थी। चलिए अभी देखते हैं कहाँ। हाँ, ये आ गया आपकी टेबल। इस टेबल में देखते हैं श्रीलंका का जो स्थान है, श्रीलंका का जो क्रमांक है एसडीआई का, ये है आपका लास्ट कॉलम में मानव विकास सूचकांक एसडीआई। तो कितना है? 76 है। और भारत का कितना है? 130 है। और म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल का कितना है? 149 है। लेकिन नेपाल की हम साक्षरता देखते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए श्रीलंका 76 पर है, भारत 130 पर, म्यांमार 148 पर, पाकिस्तान 150 पर, नेपाल 149 पर। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि श्रीलंका सबसे ऊपर, भारत से ऊपर है। एसडीआई का अर्थ क्या है? एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। एसडीआई का क्या अर्थ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक ऊपर दी गई तालिका में केवल 189 देशों से लिया जाता है। जन्म के समय संभावित आयु से मतलब है कि व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना कितनी है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना उस सभी देशों के डॉलर में की जाती है, जिससे यह तुलना की जा सके कि इस तरीके से एक डॉलर में कितना सामान या वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती है। अचंभित करने वाली बात यही है कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो एक छोटा सा देश है और हर विषय में लगभग भारत से आगे है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, लेकिन फिर भी वह आयु संभावित और साक्षरता में भी पीछे नहीं है। या कह सकते हैं कि अच्छे जीवन स्तर हेतु केवल आय का स्तर महत्वपूर्ण है। वो आय का स्तर ही केवल महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आप इसको विकास के स्तर को नापने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं कह सकते। स्वास्थ्य या शिक्षा के स्तर अधिक महत्वपूर्ण मापदंड है, और एक देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ हैं तो हमारे देश का जो विकास है वह भी स्वस्थ होगा। चलिए अगला देखते हैं विकास की धारणीयता अर्थात सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। धारणीयता से आशय है कि सतत पोषणीय विकास। क्या अर्थ होगा? सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके। जब हमने पिछले चैप्टर में संसाधन पढ़ा था तो हमने बताया था कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे उन संसाधनों को हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके। तो यही चीज़ है सतत पोषणीय विकास। क्या है कि संसाधन को शीघ्र समाप्त होने से बचाना है, जिससे अगली पीढ़ी उनको याद कर सके। और विकास की प्रक्रिया निरंतर भावी पीढ़ी के लिए भी जो संसाधन वो बचे रहे और निरंतर विकास होता रहे। विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के आधार पर किया गया है। विकसित और विकासशील देशों का जो आर्थिक विकास होता है वो किस पे? प्राकृतिक संसाधनों को पर्यावरण के आधार पर किया जाता है। जैसे आप लोहा है, चांदी है, कोयला है, इसका ज़्यादा खनन करेंगे या कच्चे तेल की ज़्यादा निकासी करेंगे तो इन साधनों का जो भंडार उसमें कमी आ जाएगी, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जब हम इनको यूज करते हैं कारखानों में तो वहाँ से धुआं निकलता है या कुछ गैसें निकलती हैं, गैसें पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। और वायु प्रदूषण की समस्या क्या करते हैं? लोगों को प्रभावित करके भावी जीवन का उसको प्रभावित करती है। पर्यावरण गिरावट और सतत विकास। प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन इसे कहते हैं कि जब हम साधनों का दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पाता, वो साधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे।
तो इसके बाद जो पर्यावरण की गिरावट आएगी वो केवल राष्ट्रीय या राज्य की सीमा तक ही नहीं रहेगी। इसलिए सभी का ध्यान अब सतत विकास की ओर हो गया है, जो हमें संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। सतत विकास क्या? सतत विकास एक नया शब्द है जो प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ साथ न्यूनतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने पर बल देता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ इसका उपयोग कर सकें। और पर्यावरणीय जो गिरावट हो रही है उसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे भारत में भूमि जल की बात है, तो भूमि का जल आप देखते हो हमारे यहाँ जो बोरिंग है पहले 50 मीटर पे होता था, 100 फीट पे होता था, आजकल 250, 300, 400 फीट तक बोरिंग करना पड़ता है, अर्थात वाटर का लेवल जो वो नीचे गिरता जा रहा है। और कहाँ कहाँ होता है? पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ कृषि दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ट्यूबवेल समरसेबल के सब जगह लगे हुए हैं। दक्षिण भारत के जो चट्टानी पठारी क्षेत्र हैं यहाँ भी तेज़ी से जो शहरी बस्ती हो रही है, तो इसलिए पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो कच्चा तेल है, ईंधन, आप देखो कितनी कीमत हो चुकी है, तो यदि इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले आने वाले लगभग 50 सालों में भी ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। किसी का कोई डाउट्स, कोई के कमेंट्स है तो प्लीज़ पास करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।